किसान भाइयों, पारंपरिक कृषि के साथ साथ अतिरिक्त आय हेतु अन्य कार्य भी करना आज की आवश्यकता है, क्योंकि आज के समय में हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, परंतु हमारी जो जमीनें हैं उनका क्षेत्रफल उतना ही है। आने वाले बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं तो हमें अतिरिक्त आय के साधन खोजने ही पड़ेंगे। वो कुछ भी हो सकते हैं। हम कृषि आधारित जो भी उद्योग हैं वो लगा सकते हैं, कोई छोटा मोटा उद्योग धंधा कर सकते हैं, और जिस विषय पर हम आज बात करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो हमारे किसान भाई मत्स्य पालन में इंटरेस्ट रखते हैं, तो मत्स्य पालन कृषि के साथ साथ अतिरिक्त आय का एक अच्छा साधन है। और आप तो जानते ही हैं कि हम अपने किसानवाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित करते रहते हैं और आपको नई नई जानकारियों से अवगत कराते रहते हैं। तो आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल खान साहब को, जो कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में भूतपूर्व एसोसिएट प्रोफेसर थे और वर्तमान समय में मत्स्य विशेषज्ञ हैं। और आप पिछले लगभग 30-35 सालों से इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका आकाशवाणी परिवार की ओर से, हमारे अन्नदाता भाइयों की ओर से और हमारे सभी श्रोताओं की ओर से हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जब मत्स्य पालन की बात आती है तो हमारे किसान भाई सोचते हैं कि ये जो मत्स्य पालन है वो केवल तालाबों में, नदियों में या जो बांध है उसमें हो सकता है। हमारे किसान भाई अपने खेतों में तालाब बनाकर भी मत्स्य पालन कर सकते हैं क्या? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मत्स्य पालन जो पहले बड़े तालाबों में, बांधों में और नदियों में मत्स्य पालन तो नहीं होता था, मछली वहां से सिर्फ पकड़ी जाती थी। इस समय मत्स्य पालन में बहुत उन्नत तकनीक आ गई है, यानी कि मत्स्य पालक आज की तिथि में आधे एकड़ में भी मत्स्य पालन करके लाखों रुपए कमा रहा है, जैसा कि पहले संभव नहीं था। 100 फीट चौड़ा और 100 फीट लंबा अगर एक तालाब बनाया जाए, बहुत छोटा सा तालाब बनाया जाए, तो आधुनिक तकनीक से बहुत अच्छा मत्स्य उत्पादन किया जा सकता है और अच्छी खासी आमदनी उससे प्राप्त की जा सकती है। और इसी श्रृंखला में तालाबों के अतिरिक्त जो नई विधियां सामने आई हैं इस समय, उसमें एक है RAS। RAS का मतलब होता है रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। बहुत थोड़े से स्थान पर पानी अगर कम भी है तो वहां पर ये पक्के टैंक बनाए जाते हैं। गोल टैंक भी हो सकते हैं, ये आयताकार भी हो सकते हैं, और तिरपाल के टैंक भी हो सकते हैं, लोहे के फैब्रिकेटेड सर्कुलर टैंक्स। तो इसमें मत्स्य पालन किया जाता है। इसमें होता यह है कि साथ में चूंकि कम पानी है, एक जगह जमा है पानी, तो उस पानी को रिसर्कुलेट करते रहते हैं। जो पानी उसमें हम नया मिलाते रहते हैं और पुराना पानी उसमें से निकाल के उस पानी का हम जो है ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे कि वो पानी बेकार ना जाए। उस पानी को हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं और ट्रीटमेंट करने के बाद उसी पानी को दोबारा उसमें मिलाते रहते हैं। इसी तरीके से बायोफ्लॉक कल्चर एक नया अभी पद्धति आई है पिछले 5-10 वर्षों में। उसमें भी बहुत छोटी जगह पर बायोफ्लॉक के जो है ये टैंक बना के इसमें मत्स्य पालन किया जा सकता है। बहुत आश्चर्य की बात है, अभी शायद हमारे बुंदेलखंड के किसान भाइयों ने न देखे हों, इस समय कुछ ऐसे भी एक्वाकल्चर सिस्टम विकसित किए गए हैं जो बाहर से देखने में आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई कारखाना है। पूरे शेड लगे हुए होते हैं, आसपास सब उसका दीवारें खड़ी होती हैं, लेकिन जब आप अंदर जाके देखेंगे तो वहां पे वो एक्वाकल्चर सिस्टम विकसित किए गए हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी तकनीक हमारे किसान भाइयों को बताई, लेकिन हमारे जो बुंदेलखंड के किसान हैं वो जागरूकता के अभाव में इस क्षेत्र में कदम नहीं बढ़ाते। आपने जो बताया है कि बहुत कम एरिया में, बहुत कम क्षेत्रफल में वो अपना तालाब निर्माण कर, और डॉक्टर साहब एक और अच्छी बात है, केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है तो किसान भाइयों को इन क्षेत्रों को प्रमोट करने के लिए, इन क्षेत्रों में हमारे किसान भाई आगे बढ़े, उनके लिए अनुदान भी देती है सरकार, ऋण भी उपलब्ध कराती है कि वो किस तरह से अपना जीवन यापन अच्छा करें और मत्स्य पालन के क्षेत्र में अच्छा काम करें। डॉक्टर साहब, अब हमारे जो किसान भाई ऐसे हैं जो पहले से मत्स्य पालन कर रहे हैं, मछली का पालन कर रहे हैं, तो ऐसे किसान भाइयों के लिए
इस समय जैसे सर्दियां बहुत पड़ रही हैं, तो सर्दियों में वो क्या सावधानी बरतें? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और ये मत्स्य पालकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यहाँ बुंदेलखंड हमारा जो क्षेत्र है वहाँ पर गर्मियाँ भी बहुत पड़ती हैं और सर्दियाँ भी बहुत पड़ती हैं। अधिकतर किसान तालाबों में ही कर रहे हैं, तो उन तालाबों में जब सर्दियाँ आती हैं तो कुछ समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और उसमें मछलियाँ जो है वो मरने लगती हैं और मछलियों की जो है भारी तादाद में कभी कभी मछलियों के मरने से किसान भाइयों को आशा के अनुरूप जो लाभ होना चाहिए वो तो होता नहीं है, उल्टा नुकसान हो जाता है, इसलिए वो हतोत्साहित हो जाते हैं। तो सबसे पहला ये है कि जो तालाब हैं उनकी गहराई जो है, हम अपने जितने भी मत्स्य पालक भाई हैं उनको हम मशवरा देते हैं कि वो तालाब की गहराई 5-5.5 फुट से ज्यादा पानी ना रखें सामान्य दिनों में। अच्छा, सामान्य पूरे वर्ष भर में। ठीक। लेकिन जब सर्दी आए तो कम से कम इस जल स्तर को बढ़ा दें, वो जो 5 फुट का जल स्तर है उसको बढ़ा के वो 6 फुट कर दें। पहला तो एक, तो उससे क्या होगा कि पानी का जो कॉलम है उसका जो है मोटाई बढ़ जाएगी। और ऐसा होने से ये होगा कि जब बहुत वातावरण ठंडा होगा, जब 10, 11, 12 या 14 टेम्परेचर होगा बाहर एटमॉस्फेयर का, तो उस समय जो है वो मछलियों को एक कम से कम ये स्थिति बन जाएगी कि मछलियां नीचे जो है तलहटी में तालाब के वो पहुंच के अपने आप को बचा सकेंगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और जब तापमान वातावरण का गिरता है तो सबसे पहले ऊपर वाली जो लेयर होती है पानी को उस पर इफेक्ट करती है, नीचे तापमान ज्यादा रहता है तो वहां पे सर्वाइव कर सकती है। जी हाँ, एक चीज तो ये हुई। दूसरी चीज ये है कि अगर बहुत सर्दी, अभी जैसे पिछले कुछ दिनों 8 टेम्परेचर था, हाँ। तो जो मछलियों के सर्वाइवल के लिए उनके मछली बहुत अच्छी तरीके से जी सके और अपनी वृद्धि भी कर सके, क्योंकि यहाँ पे ये सारा आर्थिक कार्यक्रम है, इसलिए मछली हमें सिर्फ शौक के तौर पे पाल के नहीं रखना है। तो किसान भाई, सर्दियों में जो तालाब के प्रबंधन का जो मुख्य बिंदु है, पहली चीज तो ये है कि वो अपने तालाब का जल स्तर जो है बढ़ा दें, 5 फीट से 6 फीट कर दें। ठीक। दूसरा ये है कि रात के समय में जो टेम्परेचर अगर बाहर का बहुत कम हो गया है तापमान, उनके पास अगर डीजल जनरेटर है या आपका उनके पास बिजली उपलब्ध है, तो वो रात के समय में 1 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक जो है 2 घंटे लगातार पानी तालाब में भरें, नया पानी, जिसका के तापमान करीब 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो जब ये गर्म पानी उसमें मिलेगा तालाब में, तो वो एक सुविधाजनक स्थिति हो जाएगी। और ऐसा ये उतने दिन ही करें जितने दिनों बाहर वातावरण का तापमान बहुत कम रहता है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि अगर जब तापमान जब कम होता है तो हमारी किसान भाई देखते हैं कि उनके तालाब में मछलियां मरने लगती हैं, और उसका मुख्य कारण होता है तापमान पानी का कम होना। और अगर भूगर्भ का पानी उसमें मिलाते हैं तो वैसे भी आप देखते हो कि सर्दियों में हम लोग जब नहाते हैं, गाँव में जब लोग नहाते हैं तो वो लोग हैंडपंप के पानी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि हैंडपंप का पानी भूगर्भ से आता है और उसका टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है तो वो गर्म लगता है। तो ये प्रभाव मछलियों पर भी पड़ेगा और मछलियाँ आराम से सर्वाइव कर सकती हैं। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को आप इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और हमारे किसान भाई भी बहुत मन से इस बात को सुन रहे होंगे। अब डॉक्टर साहब, बात यह आती है, सर्दियों में मछलियों में अगर कुछ बीमारियां या कोई रोग ऐसा लग जाता है, ऐसी समस्याएं आती हैं, हमारे किसान भाई जब हमारे आकाशवाणी में फ़ोन करते हैं कि भाई विशेषज्ञ से हमारी समस्या का समाधान करिए, तो ऐसे मत्स्य पालक बंधु हमारे क्या करें? देखिए, सर्दियों में बीमारी का जो कारण है वो ये है कि मत्स्य पालन में आजकल पूरक आहार जो है मछलियों को दिया जा रहा है अच्छी मछलियों की वृद्धि के लिए। तो किसान भाइयों को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सर्दियां आने से पहले वो जो पूरक आहार देते थे, हाँ। उस पूरक आहार की गुणवत्ता तो वो अच्छी रखें, लेकिन पूरक आहार की मात्रा कम कर दें। अच्छा। क्योंकि सर्दियों में तापमान कम होने की वजह से मछलियों का जो मेटाबॉलिज्म है, जिसे उपापचय कहते हैं, वो उपापचय जो है वो धीमा हो जाता है। अच्छा। तो धीमे होने की स्थिति में आप मछली को चूंकि खाना खिला रहे होते हैं बराबर, सुबह शाम दोपहर के भी खिला रहे हैं, तो अगर दिन में 4 बार आप मछली को दाना दे रहे हैं तो वो 3 बार कर दीजिए, और अगर 3 बार दे रहे हैं तो 2 बार कर दीजिए। आप अगर उसके शरीर के वजन के अनुपात में जो भी परसेंटेज का दाना उस समय चल रहा हो, 2% चलता है शरीर के भार के अनुपात में, कभी 3%, तो उसको भी थोड़ा कम कर दें।
दाने की मात्रा कम कर दें और दाने को देने की जो आपका वृत्ति है वो भी कम कर दें। उससे क्या होगा कि मछली का उपापचय जो कमजोर हो जाता है सर्दियों में वो ठीक रहेगा। और मछली मूवमेंट कम करती है, तो मूवमेंट कम करने की वजह से उसमें अक्सर बैक्टीरिया जनित बीमारियां हो जाती हैं। अच्छा। और कवक जनित बीमारियां हो जाती, फंजाई जिसको कहते हैं, और इसी तरीके से आपके वायरस जनित बीमारियां भी हो जाती हैं। तो इनसे बचाव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि मछलियों की जो आपका पूरक आहार दिया जा रहा है, उनको जो दे रहे हैं, उसकी गुणवत्ता तो अच्छी रखें। यानी कि उसमें प्रोटीन का परसेंटेज ठीक रहे, फैट का परसेंटेज ठीक रहे, लेकिन उसकी मात्रा कम कर दें। उससे क्या होगा कि उपापचय उनका ठीक होगा, और उपापचय ठीक होने से क्या होगा कि वो खाना जो है अनडाइजेस्टेड जो तालाब में निकलेगा वो तालाब को भी गंदा नहीं करेगा, तालाब भी वातावरण अच्छा बना रहेगा। डॉक्टर साहब, अब बात आती है कि जैसे हमारे जो नए किसान भाई हैं जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो मछली पालन के लिए सबसे बढ़िया समय कौन सा होता है? किस समय वो मछली पालन शुरू कर सकते हैं? और साथ साथ कौन से वर्ग की या कौन सी प्रजाति की मछलियाँ बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए, कौन सी प्रजाति की मछलियाँ हमारे किसान भाई पाल सकते हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और ये बिल्कुल समय के संदर्भ में बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब हम किसी भी खेत में किसी भी प्रकार की उपज लगाने के लिए चलते हैं तो हमें कोई विशेष बहुत लंबी चौड़ी तैयारी नहीं करना पड़ती। खेत होता है, हम उसकी जुताई करके और बुआई करके शुरू कर देते हैं 10-15 दिन के समय में। लेकिन चूंकि मछली पालन में हमको तालाब बनाना होता है, और जब पहली बार हम तालाब बना रहे होते हैं ये नई जमीन पर, तो कम से कम तालाब बनाने के लिए हमको 1-1.5-2 महीने का समय जो है आवश्यक होता है। ये बिल्कुल उचित समय है। अच्छा। जो नए मत्स्य पालक बंधु इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उनका स्वागत है, और व्यापक स्वागत है उनका। वो इस समय तालाब अपना बनाना शुरू कर दें। तालाब की खुदाई जो है वो ट्रैक्टर से भी हो सकती है, आजकल जेसीबी पोकलिंग मशीन है उनसे भी हो सकती है। तो ट्रैक्टर की खुदाई होने के बाद तालाब को भरने में भी समय लगता है, क्योंकि पानी जो है इस समय नहर नहीं चल रही है, नदी से भी नहीं उठा सकते पानी, वो उनको ग्राउंड वाटर ही लेना पड़ेगा। तो वो फरवरी तक उनका तालाब बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और तालाब में पानी भरने के बाद मछली पालने योग्य तालाब का पानी जो होगा उसको बनने में तकरीबन 15 से 20 दिन लगते हैं। अच्छा। जो उसमें प्लवक बनते हैं जिनको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, जंतु प्लवक बनते हैं, जूप्लैंक्टन बनते हैं, दूसरे पूरी खाद्य श्रृंखला तालाब के अंदर ठीक उसी तरीके से जैसे कि एक जंगल में घास और उसके बाद छोटे पौधे, बड़े पौधे, बड़े पेड़, या आपके चरागाह में छोटी घास और छोटे पौधे, तो इस तरीके से वो पूरी खाद्य श्रृंखला बनने में 15 से 20 दिन का समय लगता है। और जब तक के तालाब के अंदर पूरी खाद्य श्रृंखला नहीं बन जाएगी, फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन नहीं बन जाएंगे, मत्स्य पालन जो है हमारा करना उचित नहीं होता है। तो ये इनको अभी से बहुत अच्छा समय है, ये अपनी तैयारी करके रखें और फरवरी के अंत तक तालाब बिल्कुल तैयार कर लें, जिससे कि मार्च में जो नया बच्चा आता है वो उसमें स्टॉक करें। आपने एक सवाल किया कि कौन सी प्रजातियों का पालन करें। देखिए, इस समय मछली की बहुत सारी प्रजातियां हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग जगह पे उन भौगोलिक अनुरूपताओं की वजह से पाली जा रही है। तो बुंदेलखंड में पालने के लिए 3 मछलियां जो बहुत यहाँ पे पॉपुलर हैं, जिनको हम कतला कहते हैं, रोहू है, एक मृगल मछली है, ये 3 मछली देसी है हमारी, इनको कार्प कहते हैं, भारतीय मेजर कार्प। तो ये 3 मेजर कार्प तो अवश्य पालें। ये हमारे यहाँ के लिए, हमारे पानी के लिए बहुत उपयुक्त है। हमारे ही इस क्षेत्र की मछलियां हैं, हमारी जो नदियों की मछलियां हैं ये, और तालाब में बहुत अच्छी इनकी वृद्धि होती है। दूसरा, इनके साथ हम 3 विदेशी मछलियां भी हैं, विदेशी कार्प, जिनमें एक मछली है जिसका नाम है ग्रास कार्प, दूसरी मछली है बिग हेड कार्प, और तीसरी मछली है कॉमन कार्प, और एक मछली और पाली जा रही है सिल्वर कार्प। तो ये 4 मछलियां इनके साथ अगर मिला दी जाएं तो बहुत अच्छा, जो तालाब का हर कोना जिसमें कोई भी संभावित भोजन पदार्थ उपलब्ध है, ये सारी मछलियां मिलकर उसका उपयोग कर लेती हैं, और एक मछली दूसरे मछली की वृद्धि को प्रभावित नहीं करती। डॉक्टर साहब, कभी कभी ये भी देखा जाता है कि हमारे किसान भाई जानकारी के अभाव में जैसे 2 विभिन्न प्रजातियों की मछलियों को उसमें डाल दिया तालाब में,
तो वो एक मछली दूसरी मछली को नुकसान भी पहुंचाती। तो ऐसा भी बता दें कि हमारे किसान भाई किस मछली के साथ कौन सी मछली ना तालाब में डालें। जी जी, देखिए जो मछलियां जिनके मैंने अभी आपको नाम बताया, रोहू, कतला, नैन और ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प और बिग हेड कार्प, ये मछलियां अगर 7 मछलियां एक साथ पाली जाएंगी तो ये आपस में एक दूसरे के साथ कोई भी प्रकार का कंपटीशन नहीं करेंगी और ना उनको एक दूसरे को मार के खाने का प्रयास करेंगी। अच्छा। क्योंकि ये मछलियां जो हैंगी वो शिकारी मछलियां नहीं है कोई भी इसमें। जो शिकारी मछलियां हैं हमारे किसान भाई परिचित होंगे, सॉल मछली होती है, वो ना डालें भूल के भी, नहीं वो ये सोचें कि चलो सॉल महंगी बिकती है, लाइए थोड़े बच्चे हम सॉल के भी डाल दें, या वो टिंगार मछली, टैंगन जिसको बोलते हैं, वो डाल दें, या वो पढ़ीन उनके दिमाग में आए कि ये भी मछली महंगी बिकती है तो वो डाल दें। तो जो शिकारी मछलियां हैं, टिंगार, सॉल, पढ़ीन, लामड़ा, मागुर, ये मछलियां तालाब में न डालें। ये प्राकृतिक रूप से नदियों में ही रहती हैं और वहां के पूरे मछलियों की जो प्रजातियां उनके संतुलन को बनाए रखने का उनका काम है। तालाबों में हम मछलियां, अगर हमें मागुर पालन करना है, देसी मागुर पालन करना, तो फिर हमें सिर्फ देसी मागुर ही पालेंगे। अच्छा, एक मछली सिर्फ वो पालेंगे। अगर उनको सॉल मछली पालना है तो सॉल मछली पालेंगे। हमारे एक किसान भाई है करेरा में, यहाँ पे एक जुझाई गांव पड़ता है, वहां पे वीरेंद्र रायकवार, उन्होंने ये सॉल मछली पाली हुई है जो दिल्ली मंडी में उनकी 350-400 रुपए किलो बिकती है। अच्छा। और वो उसका दाना भी खिलाते हैं ये। अच्छा। लेकिन सिर्फ वही सॉल मछली पाली हुई। तो आप मछली की प्रजाति का चयन करते समय ये बिल्कुल ध्यान कर लें कि कोई भी शिकारी मछली आपके तालाब में नहीं होना चाहिए, कतला, रोहू, नैन के साथ। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को तकनीकी जानकारी के साथ साथ हमारे किसान भाई सर्दियों में क्या क्या सावधानियां बरतें मछली पालन में, इतनी अच्छी जानकारी दे दी। अब अंत में चलते चलते हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? किसान भाइयों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि इस समय बदलते भौगोलिक और पूरे विश्व का जो परिदृश्य बदला है, जो ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहा जा रहा है, जिसके हिसाब से मौसमों जो है पानी हर महीने बरस जाता है, गर्मी में भी पानी बरसता है, गर्मी में भी सर्दी पड़ जाती है सर्दी में। तो ऐसे में किसान भाइयों की जो फसल है उसको इस बदले हुए मौसम से बहुत नुकसान होता है। तो किसान भाई अपनी परंपरागत कृषि के साथ साथ अपनी जितनी भी उनके पास जमीन है, कम से कम उसमें से 1/4 या आधी जमीन पे मत्स्य पालन जरूर करें। क्योंकि मत्स्य पालन, इस मौसम के बदलाव की वजह से मत्स्य पालन पे कोई असर नहीं पड़ता है। मत्स्य पालन में अगर ओले, एक किसान के पास 5 एकड़ में उसने खेती की हुई है और एक तरफ उसका 2 एकड़ का तालाब है, अगर ओले गिर गए तो उसकी सारी फसल खराब हो जाएगी। लेकिन तालाब में अगर ओले गिरेंगे तो थोड़ी देर के लिए तालाब के सतह पे ही तैरते रहेंगे, थोड़ी देर के लिए उसका तापमान कम करेंगे, नीचे तक का तापमान कम उतना नहीं होगा ओलों की तरह। लेकिन खेत में तो मिट्टी का भी तापमान 0 डिग्री हो जाएगा और पेड़ का भी और फल का भी। तो मेरे हिसाब से किसान भाई अगर मत्स्य पालन को जरूर अपनाएं, जिस तरीके से पहले हमारे किसान भाई अपने कृषि के साथ साथ गौपालन करते थे, पशुपालन करते थे, मुर्गी पालन करते थे, वो उनके लिए एक सब्सिडरी आमदनी का जरिया होता था। तो मैं चाहता हूं कि किसान भाई इस मत्स्य पालन को व्यापक रूप से अपनाएं। उनके लिए न सिर्फ ये लाभकारी होगा बल्कि उनकी कृषि में होने वाली मौसम के जो बदलाव हैं उसके लिए वो एक बीमे का भी काम करेगा। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल खान साहब, आप रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में रहे और इस समय आप लगभग 30-35 सालों से मत्स्य पालन में विशेषज्ञता हासिल किए हुए हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को सर्दियों में मत्स्य प्रबंधन इस विषय पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत आपका भी।